प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोalitional गवर्नमेंट, गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की सरकार, गठबंधन सरकार के अर्थ क्या है, गठबंधन सरकार की पृष्ठभूमि क्या है, गठबंधन सरकार के आधार क्या है, गठबंधन सरकार की प्रकृति क्या है, लक्षण क्या है, गठबंधन सरकारों का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, व्हाट इज कोalitional गवर्नमेंट, व्हाट इज इस बेसिस, व्हाट इज द नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो आइए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति, चाहे वो राज्यों की राजनीति हो या केंद्र सरकार की राजनीति हो, गठबंधन की राजनीति क्या है, गठबंधन की राजनीति पर डिस्कस करें। गठबंधन की राजनीति, बेसिस, नेचर, इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया और संविधान क्रियान्वयन से ही भारत में अनेक राजनीतिक दलों का अस्तित्व रहा। संविधान लागू होने से पहले भारत में कई राजनीतिक दल थे। विविधताओं ने देश में अनेक प्रकार के राजनीतिक दलों को जन्म दिया। 1977 से केंद्र व राज्यों में गठबंधन वाली सरकारों का दौर शुरू हुआ। लगभग 1950 से लेकर के 1967 तक केंद्र और राज्यों में राजनीतिक एकरूपता रही, यानी केंद्र और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही सरकार है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा, 1996 में संयुक्त मोर्चा, 1999 में एनडीए, 2004 व 2009 में कांग्रेस नीति संपर्क 1, संपर्क 2, 2014 में एनडीए 2 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी। 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में अकेले बहुमत प्राप्त हुआ। गठबंधन की राजनीति एक मिली जुली सरकार को जन्म देती है, जिसमें शामिल राजनीतिक दल बुनियादी राजनीतिक मुद्दों पर सहमत होते हुए साझे मंत्रिमंडल व साझे कार्यक्रमों पर ध्यान देते हैं। भारतीय समाज जाति, धर्म, नक्षत्र, संप्रदाय इत्यादि संकीर्ण विचार से ग्रस्त है। इसलिए देश में राज्य दलों का आधार जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक व क्षेत्रीय है। देश में राजनीतिक दलों के नेता सत्ता सुख के लिए दूसरे दलों के साथ बेमेल गठबंधन करते हैं। गठबंधन सरकार में मंत्री पद को लेकर लगातार खींचतान बनी रहती है। गठबंधन सरकार ने हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। गठबंधन सरकार की सफलता के लिए आवश्यक है कि घटक राजनीतिक दल अपने संकीर्ण व्यक्तिगत व दलीय हितों को त्याग कर सामाजिक व राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। प्रश्न उठता है कि गठबंधन शब्द का अर्थ क्या है। गठबंधन शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द कोलिशन का हिंदी रूपांतर है, और कोलिशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है साथ लेकर चलना या आगे बढ़ना। जब सरकार बनाने के लिए चुनाव से पहले और चुनाव के पश्चात कुछ राजनीतिक दल आपस में मिलकर एक संयुक्त गठबंधन का निर्माण करते हैं तो उसे राजनीतिक गठबंधन कहते हैं, पॉलिटिकल अलायंस कहते हैं। गठबंधन का जो पारिभाषिक अर्थ है कि जब किसी राजनीतिक दल को केंद्र व राज्यों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वह राजनीतिक दल केंद्र या राज्यों में सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों का सहयोग या समर्थन लेता है, जो बाहरी भी हो सकता है, आंतरिक भी। बाहरी समर्थन का मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल किसी केंद्रीय या राज्य सत्ताधारी दल को समर्थन दे रहे हैं, वो सरकार में शामिल न होकर के सरकार को बनाए रखने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए अपना सपोर्ट जारी करते हैं। आंतरिक समर्थन में ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां मुख्य पॉलिटिकल पार्टी को केंद्र या राज्यों में सपोर्ट कर रही है, वो सपोर्टिंग पार्टी जो है खुद भी सरकार में शामिल होती है। गठबंधन का निर्माण राजनीतिक दल चुनाव से पूर्व भी कर सकते हैं और चुनाव के पश्चात भी।
गठबंधन सरकार में किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं रहता, इसमें सभी दलों की समान भागीदारी व जिम्मेदारी होती है। जैसे 2004 में जो यूपीए 1 का गठन हुआ था वो चुनाव के बाद हुआ था, और 2014 में एनडीए का जो गठन है वो चुनाव से पहले का एनडीए ने जो है मिलकर चुनाव लड़ा। तो गठबंधन जो है वो चुनाव से पहले भी हो सकता है, चुनाव के बाद भी हो सकता है। गठबंधन के बारे में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चिंतक क्रिस्टोफ जाफरलांट ने अपनी स्टेटमेंट दी। जाफरलांट के अनुसार गठबंधन सरकारें अधिक समावेशी नीतियां बनाती। समावेशी का मतलब इसमें सभी राजनीतिक दलों का सहयोग लिया जाता है, मिलीजुली सरकार होती है, सभी क्षेत्रों का इसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह गठबंधन राजनीतिक दलों के व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इरफान नरूद्दीन ने गठबंधन की परिभाषा देते हुए कहा है कि गठबंधन अड़चनें पैदा करती है, क्योंकि इसे सरकार अचानक और मनमाने ढंग से नीतियां नहीं बदल सकती। सरकार को अचानक और नीतियां बदलने के लिए मनमाने ढंग से गठबंधन के सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में प्रोफेसर ओग ने लिखा है कि गठबंधन ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसमें अलग अलग राजनीतिक दल या दलों के सभी सदस्य सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। गठबंधन में जो प्रकार हैं उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम चुनाव पूर्व गठबंधन, जो कि समान विचारधारा अथवा कार्यक्रमों पर राजनीतिक दलों द्वारा बनाया जाता है। दूसरा प्रकार है चुनाव पश्चात राजनीतिक दलों का गठबंधन, जो कि सत्ता सुख की प्राप्ति के लिए होता है। इसमें सरकार की स्थिरता पर संदेह बना रहता है। भारत में गठबंधन की राजनीति के आधार जो है वो क्या क्या है। भारत में गठबंधन की राजनीति के आधार देखें तो 1952 से लेकर के 1967 तक केंद्र व राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। बहुदलीय शासन प्रणाली होने के बावजूद भी केंद्र व राज्यों में कांग्रेस का आधिपत्य रहा। इस काल में कोई भी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। 1967 के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ और कई राजनीतिक दलों का उदय हुआ। केंद्र व राज्यों में धीरे धीरे कांग्रेस के एकाधिकार में कमी आने लगी। 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी 4 छोटे छोटे दलों को मिला करके बनाई गई थी। इसके बाद 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 तक केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर रहा। 2004 से 2014 और 2014 से 2019 और 2019 से 2000 वर्तमान समय तक केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है। 1967 से लेकर के 2023 तक राज्यों में गठबंधन केंद्र के साथ राज्यों में भी गठबंधन सरकारों का दौर कायम रहा। भारत में गठबंधन की राजनीति के बहुत सारे आधार हैं, जिनमें कुछ प्रमुख आधारों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। गठबंधन की राजनीति के आधारों में पहला आधार है स्पष्ट बहुमत का भाव, यानी केंद्र स्तर पर हो या प्रादेशिक स्तर पर। गठबंधन की सरकार तभी बनती है जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। किसी बड़े राजनीतिक दल को, मुख्य राजनीतिक दल को दूसरे राष्ट्रीय राज्य दलों का समर्थन हासिल करना पड़ता है, ताकि वो मुख्य दल उन छोटे या बड़े दलों के साथ मिलकर के सरकार बना सके। तो स्पष्ट बहुमत का अभाव न होना एक बड़ा आधार है केंद्र में। इसमें उदाहरण दिया जा सकता है 1977 का भी, 89 का, 91 का, 96 का, 1998, 1999, 2004 और 2009। इसके अतिरिक्त न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति रही है। 1977 में कई राज्यों में मिलीजुली सरकारों का निर्माण हुआ। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। 1996 में केंद्र में स्पष्ट बहुमत के अभाव में 13 राजनीतिक दलों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया।
1999 में स्पष्ट बहुमत के अभाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण करके सरकार बनाई। 2004 व 2009 में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के अभाव में अनेक राजनीतिक दलों के सहयोग से केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण करके सरकार बनाई। 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत करने के बाद भी उस सहयोगी दलों के साथ मिलकर के केंद्र में सरकार बनाई। इस काल में भी कई राज्यों में भी स्पष्ट बहुमत के अभाव में गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ। जैसे 2019 में अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 40 सीटें थी और जसपा को 10 सीटें मिली थी। जननायक जनता पार्टी को दोनों ने मिलकर के हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनाई। श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और जसपा के प्रमुख दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। तो हरियाणा के साथ साथ और दूसरे राज्यों में भी गठबंधन की सरकारें रही है इस काल में। तो स्पष्ट बहुमत का अभाव न होना गठबंधन की राजनीति का एक प्रमुख आधार है। अक्षत्रिय दलों का बढ़ता हुआ प्रभाव भी गठबंधन की राजनीति का आधार है। राज्य दलों ने अपने राजनीतिक प्रभाव के बल पर ही राज्य राजनीति के साथ राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। छोटे छोटे अक्षत्रिय दल और राज्य दलों ने केंद्र की अलमत सरकार को भारी समर्थन देकर गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा दिया। 1999 में भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार बनाने में 24 राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी जितने ज़्यादा क्षेत्रीय दल होंगे उतने ही ज़्यादा जो है गठबंधन की राजनीति की समस्या आएगी, क्योंकि बड़े जो राष्ट्रीय दल हैं उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता और छोटे छोटे दल जो हैं अपने अपने क्षेत्र की लोकसभा की सीटें गेन कर लेते हैं, जिसे बाद में राष्ट्रीय दलों को सरकार बनाने के लिए इन छोटे राज्य दलों की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। शक्ति की भूख भी गठबंधन की राजनीति का एक प्रमुख आधार है। प्रत्येक राजनीतिक दल के नेता अपने राजनीतिक प्रभाव को कायम रखने व जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सत्ताधारी दल का आंतरिक या बाहरी समर्थन करते हैं। सत्ता के केंद्र से दूर रहकर राज्य दल अपने अस्तित्व एवं राजनीतिक प्रभाव को लंबे समय तक नहीं बनाए रख सकते। इसलिए सत्ता की भूख में भी वृद्धि ने कई बार बेमेल गठबंधन सरकार के निर्माण में भूमिका निभाई। 2016 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इस चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को सीटें प्राप्त। दोनों विपरीत विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल थे, लेकिन दोनों ने सत्ता प्राप्ति के लिए गठबंधन किया और कुछ समय के बाद ही दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। इसी तरह और भी बहुत सारे राज्यों के उदाहरण हैं कि सत्ता सुख के लिए विभिन्न पार्टियां आपस में सरकार बनाने के लिए अलायंस करती है और कुछ समय बाद अलायंस टूट जाता है। गठबंधन की राजनीति का एक बड़ा आधार अवसरवाद की राजनीति है। भारत में प्रायः सभी राजनीतिक दल अवसरवाद की राजनीति करते हैं। 1967 के आम चुनाव में एक वर्ष के अंदर ही 439 बार नेताओं ने दल बदल किए। 1967 से लेकर 1977 तक लगभग 4000 MLAs ने दल बदल किया। 30 मंत्रिमंडल में फेरबदल हुए। तो ये भारी फेरबदल है अवसरवाद की राजनीति का ही दुष्परिणाम है। अधिकांश राजनीतिक दलों के नेता सत्ता सुख के लिए समय समय पर केंद्र व राज्यों में बेमेल गठबंधन का निर्माण करते हैं। इन गठबंधन सरकारों का न साझा कार्यक्रम होता है न साझी रणनीति। सत्ता सुख के लिए राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों और विचारधाराओं एवं कार्यक्रमों को भी दरकिनार कर देते हैं। 1999 और 2004 की केंद्र में गठबंधन सरकारें इसका एक बड़ी उदाहरण है कि बहुत सारे दलों ने जो है केंद्र में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया और जब चुनाव लड़ा तो मुख्य जो सत्ताधारी दल था उसके विरुद्ध चुनाव लड़ा था। गठबंधन की राजनीति का एक बड़ा आधार दल बदल की राजनीति है। राजनीतिक दलों में कुछ स्वार्थी सदस्य अपने व्यक्तिगत व पारिवारिक सुख के लिए दल बदल कर लेते हैं। इस प्रकार के दल बदल से एक स्थिर सरकार तुरंत प्रभाव में अलमत में आ जाती है। भारत के कई राज्यों में सत्ताधारी दल के स्वार्थी सदस्यों ने दल बदल करके गठबंधन सरकारों का निर्माण किया। अभी हाल ही पीछे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ सदस्यों ने अपनी पार्टी से विद्रोह कर दिया
और अलग गुट बना करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया। इससे चुनी हुई सरकार जो है वो हट गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो दल बदल की राजनीति है वो गठबंधन की राजनीति का एक बड़ा आधार है। केंद्र व राज्यों में टकराव भी दल बदल की राजनीति, गठबंधन की राजनीति का एक बड़ा आधार है। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार ने 9 राज्यों में गैर जनता पार्टी अर्थात कांग्रेस सरकारों को अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 1980 में फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार ने 9 राज्यों में जनता पार्टी की राज्य सरकारों पर फिर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर दिया। तो इस प्रकार जो है केंद्र राज्य टकराव गठबंधन की राजनीति का एक बड़ा कारण है। केंद्र और राज्यों में जब भी टकराव होता है तो गठबंधन की जो राजनीति है वो बनती है। बहुत सारे दल जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट दे देते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट विड्रा कर लेते हैं। साझा कार्यक्रम भी गठबंधन सरकारों का एक बड़ा आधार है। जैसे 2004 में यूपीए का जो है एक मिनिमम कॉमन एजेंडा निर्धारित किया गया। इसी तरह से एनडीए ने भी एक एजेंडा निर्धारित करने की कोशिश की कि बाकी दलों को मिलाकर के जिस तरह से 1999 में सरकार बनाई थी बीजेपी ने, उसमें राम मंदिर, अयोध्या का और धारा 370 जैसे मुद्दों को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया गया था। तो एक प्रकार से कुछ दल जो है चुनाव पूर्व भी गठबंधन करते हैं और चुनाव के बाद में भी, लेकिन इसमें कुछ साझा कार्यक्रमों पर जो है विभिन्न पार्टियां विचार करती है। अपने जो कोर इश्यूज होते हैं, कोर घोषणा पत्र होते हैं, उसको दरकिनार करके एक मिले जुले कार्यक्रम पर कार्य करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां सहमत होती हैं। इसी तरह 2014 व 2019 में लोकसभा चुनाव से पूर्व पश्चात साझे कार्यक्रम के आधार पर गठबंधन मंत्रिमंडल का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी पहले काल में एनडीए के सहयोगी दलों को शामिल किया गया। साझा नेता, गठबंधन की राजनीति का एक बड़ा आधार जो है साझा नेता है। चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात एक साझे नेता का चयन करना, साझे नेता के साथ साथ घटक दलों के नेताओं को महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि एक सर्वसम्मत नेता की अगुवाई में गठबंधन सरकार में शामिल दलों के नेता अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। साझे नेता के चयन से गठबंधन सरकारों में दरार नहीं आती और सरकारें अपना निर्धारित कार्यकाल ठीक तरीके से पूरा कर पाती हैं। तो एक प्रकार से बहुत सारे दल जो है मिलकर के कोई साझा कार्यक्रम और साझा नेता चुनते हैं। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी हाल ही में इंडिया नामक एक नए गठबंधन का निर्माण किया गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव, जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जितने सहयोगी दल हैं, जो गैर भाजपाई गैर एनडीए दल हैं, उनको मिला करके इंडिया नामक एक नए पॉलिटिकल अलायंस का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठन किया गया, जिसके लिए साझी आगे रणनीति बनाने के लिए भी प्रयास जारी है। तो गठबंधन की जो राजनीति है उसका एक बड़ा आधार जो है साझा नेता और साझा कार्यक्रम है। मंत्रिमंडल में गठबंधन भी गठबंधन की राजनीति का एक प्रमुख आधार है। गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में उचित स्थान देना। चुनाव पूर्व व चुनाव पश्चात राजनीतिक दलों के गठबंधन मंत्रिमंडल में गठबंधन की विशेष भूमिका रहती है। राजनीतिक दलों का सत्ताधारी दल को भारी समर्थन देना सरकार की स्थिरता पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह रहता है। मंत्रिमंडल में शामिल सहयोगी राजनीतिक दल सरकार की स्थिरता व विश्वसनीयता को जिम्मेदारी के साथ बनाए रखते हैं। गठबंधन की राजनीति का एक बड़ा आधार वैचारिक आधार है। भारत में गठबंधन की राजनीति एक प्रकार से राजनीतिक दलों की विचारधाराओं में भिन्नता है।
केंद्र में 2004 से लेकर 14 तक तथाकथित सभी धर्मनिरपेक्ष दलों ने केंद्र की कांग्रेस सरकार को अंदर या बाहर से समर्थन देना जारी रखा। ये सभी दलों ने अपने एक धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की वकालत की और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा। इसी तरह से 2014 से 2019 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें शिवसेना, अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी इत्यादि दल समर्थन कर रहे थे। अभी हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया नामक एक संगठन का निर्माण किया गया है, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का है, जो गैर भाजपाई दल है, जो तीसरे मोर्चे से भी अलग है, कांग्रेस को सपोर्ट करें, ऐसे दलों को मिलाकर के इंडिया गठबंधन का निर्माण किया जा रहा है, जो चुनाव से पूर्व है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन होना भी गठबंधन की राजनीति का एक आधार है। नेहरू के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में करिश्माई नेतृत्व कमजोर हो गया और पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का निर्माण किया। कांग्रेस पार्टी में लगातार फूट और विभाजन के बाद देश में अनेक राजनीतिक दलों का उदय। धीरे धीरे केंद्र व राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जनाधार गिरता गया। धर्म, जाति, संप्रदाय व क्षेत्र के आधार पर नवोदित दलों ने अपनी राजनीतिक स्थिति काफ़ी मजबूत की। कांग्रेस पार्टी 1989 के बाद लगातार केंद्र में स्पष्ट बहुमत से दूर होती चली गई। कई राज्यों में केंद्र में भी सरकार बनाने व अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों का सहयोग प्राप्त किया। कांग्रेस पार्टी ने 1991, 2004, 2009 के लोकसभा चुनाव से पूर्व पश्चात कई राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया। दलितों और पिछड़ों की राजनीति। भारत में दलितों और पिछड़ों के लोग कांग्रेस पार्टी का मुख्य सामाजिक आधार है, लेकिन 80 के दशक में धीरे धीरे दलित और पिछड़े वर्गों के नेताओं ने अपने राजनीतिक दलों का निर्माण किया। मंडल की राजनीति ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों में राजनीतिक भावना का संचार किया और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, महाराष्ट्र में एनसीपी, आरपीआई, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर इत्यादि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का यूपी व बिहार की राजनीति से जनाधार खिसक गया। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें और बिहार में 40 सीटें हैं, तो इस प्रकार से एक केंद्र में सरकार बनाने के लिए यूपी और बिहार में जो नेशनल पार्टी है उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रदर्शन जरूरी है। लेकिन इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस केंद्र की राजनीति से दूर होती गई। स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से जो है वो काफ़ी दूर चली गई। भारतीय राजव्यवस्था पर गठबंधन की राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा, इसका हम डिस्कस करेंगे कि गठबंधन की राजनीति ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया। चाहे 1989 की राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार हो या 1996 की संयुक्त मोर्चे की सरकार हो, 1999 में एनडीए की सरकार हो या 2004 और 2009 में संपर्क 1 और संपर्क 2 यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में अन्य दलों को मिला करके संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाया गया था। 2004 और 9 की सरकारें, 2014 और 2019 में एनडीए यानी भाजपा नेता एनडीए 2 और 3 की स्पष्ट बहुमत वाली भाजपा की सरकार रही। गठबंधन की राजनीति ने भारतीय राजनीति पर जो प्रभाव डाले उनमें एक बड़ा जो प्रभाव है वो अस्थिर सरकार का है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार अपने 5 वर्ष पूरे नहीं कर सकी। घटक दलों के राजनीतिक नेताओं की जो राजनीतिक ईगो है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने सरकार के विभिन्न विभागों में टकराव को जन्म दिया। 1996 में केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार का गठन किया गया और एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस ने भारी समर्थन वापस लेकर सरकार को गिरा दिया। 21 अप्रैल 1997 को कांग्रेस के भारी समर्थन लेकर आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने। 1998 में कांग्रेस के समर्थन हटाने से यह सरकार भी गिर गई। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की गठबंधन सरकार केवल 13 महीने चल पाई। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नीति गठबंधन सरकारों ने अपना निर्धारित कार्यकाल जरूर पूरा किया, लेकिन मुख्य सत्ताधारी जो दल था उसकी व्यापक जो नीतियाँ वो एक्टिवेट नहीं हो सकी। एक प्रकार से भारत में
चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, जितनी भी गठबंधन सरकारें आई, उनकी सरकार की स्थिरता पर, सरकार की साख पर हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क लगते रहे। गठबंधन की राजनीति ने कमजोर केंद्रीय सरकारों को जन्म दिया। भारतीय में गठबंधन की राजनीति ने केंद्र सरकार को कमजोर किया। लगातार सभी घटक दल, चाहे वो राष्ट्रीय हो या राज्य दल, अपने अपने दलीय हितों व क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति के चलते केंद्र सरकार की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगाते। प्रमुख सत्ताधारी दल सरकार का कार्यकाल पूरा करने के लिए घटक दलों के उचित व अनुचित दबाव के आगे झुकते रहे। घटक दल बार बार प्रमुख सत्ताधारी दल के नेता को चुनौती देते रहे। सरकार का स्थायित्व उनके समर्थन पर टिका हुआ है। ये बार बार रटा रटाया वाक्य सहयोगी दल मुख्य सत्ताधारी दल को याद दिलाते रहते। उदाहरण के लिए 2004 से 2014 तक यूपीए 1 और 2 का कार्यकाल कांग्रेस के सहयोगी दलों के बार बार बदलते बयानों से प्रभावित रहा। सहयोगी दलों ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कांग्रेस रहित गठबंधन सरकार से फायदा उठाया। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री का प्रभाव कम हो जाता है। सहयोगी दलों के नेता परस्पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते अपने निर्णयों पर बार बार पुनर्विचार करने की चेतावनी देते रहते हैं। गठबंधन सरकार में देश का प्रधानमंत्री अपने विवेक से कोई स्वतंत्र व शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि सरकार की सांसें सहयोगी दलों के मूड पर निर्भर करती है। तो गठबंधन की राजनीति जो है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये है कि सरकारें कमज़ोर होती है, प्रधानमंत्री की भूमिका कमज़ोर होती है। अगर राज्यों में है तो राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका कमज़ोर होती है। मुख्य सत्ताधारी दल जो है चाहकर भी सहयोगी दलों के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं ले पाता। गठबंधन की राजनीति ने केंद्र राज्य तनाव को जन्म दिया है। गठबंधन की राजनीति जो है केंद्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा करती है। जो राज्य दल केंद्र सरकार को समर्थन नहीं करते, उन राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों का ये हमेशा आरोप रहता है कि केंद्र सरकार उनके साथ राजनीतिक बदले की भावना से कार्य कर रही है। केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देने में भेदभाव करती है। विपक्षी दलों की राज्य सरकारें केंद्र सरकार की हमेशा इन्हीं आधारों पर आलोचना करती रहती है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। गठबंधन की राजनीति ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को भी बढ़ावा दिया है। 1977 में केंद्र की जनता पार्टी ने 9 प्रादेशिक कांग्रेस सरकारों पर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया और फिर केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और 1980 के चुनाव में फिर कांग्रेस की केंद्र में सरकार आई और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जनता पार्टी की 9 राज्य सरकारों पर आर्टिकल 356 का दुरुपयोग। राज्य सरकारें हमेशा केंद्र की आलोचना करती है कि केंद्र सरकार संविधान का दुरुपयोग कर रही है और राज्य सरकारों की स्वायत्ता को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकारों का यह आरोप रहता है कि केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे को नष्ट करने पर तुली हुई है। तो गठबंधन की राजनीति एक प्रकार से आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को बढ़ावा देती है। गठबंधन की राजनीति क्षेत्रीय दलों का केंद्र पर भी जो प्रभाव है उसमें और ज़्यादा वृद्धि करती है। इससे राष्ट्रीय दल और प्रमुख सत्ताधारी दल है उसकी भूमिका कमज़ोर होती है। प्रमुख सत्ताधारी दल के सरकार का भविष्य सहयोगी दलों के निर्णय पर निर्भर करता है। भारत में 90 के दशक से ही क्षेत्रीय दल अथवा राज्य दलों की संख्या एवं प्रभाव में वृद्धि होने लगी। राज्य दलों के नेता क्षेत्रीय भावना का फायदा उठाकर न केवल विधानसभा बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। उदाहरण के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस को लोकसभा में केवल 48 स्थान प्राप्त थे, जबकि अकेले तमिलनाडु राज्य से AIADMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम को 39 स्थान प्राप्त हुए और उसका एक सदस्य लोकसभा उपाध्यक्ष पद पर चुना गया। देश में बहुत सारे राज्य दल जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, उड़ीसा में बीजू जनता दल, तमिलनाडु में DMK व AIADMK का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय दलों का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। तो ये गठबंधन की राजनीति का एक बुरा प्रभाव। गठबंधन की राजनीति ने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की है। गठबंधन में सहयोगी दल राष्ट्रीय हितों की बजाय क्षेत्रीय व प्रादेशिक हितों को प्राथमिकता देते हैं। क्षेत्रीय या राज्य दलों का राजनीतिक
अक्षेत्रीय हितों पर आधारित होता है, क्योंकि राज्य दल अक्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। सन ऑफ सोयल थ्योरी, धरती पुत्र के सिद्धांत पर काम करते हैं। अक्षेत्र की जनता को हर तरह से लोक लुभावन वायदे करते हैं। अक्षेत्रीय दलों के समर्थक मतदाता भी अक्षेत्रीय हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। राष्ट्रीय हित उनके लिए गौण होते हैं। यही कारण है कि देश में लगातार अक्षेत्रीय दलों की संख्या और उनके राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हो रही है। गठबंधन की राजनीति का एक बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि बाहरी समर्थन की राजनीति, आउटसाइड सपोर्ट, यानी भारत में स्पष्ट बहुमत के अभाव में गठबंधन सरकार का भविष्य घटक दलों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। घटक दल अपने राजनीतिक जनाधार को बनाए रखने के लिए गठबंधन सरकार को बाहर से समर्थन करते हैं। जब भी केंद्र या राज्य के प्रमुख सत्ताधारी दल द्वारा स्वतंत्र एवं एक पक्षीय निर्णय लेने का प्रयास किया जाता है तो सहयोगी दल बार बार अपने निर्णय पर पुनर्विचार की बात करते हैं। बाहरी समर्थन करने वाले राजनीतिक दल इस आधार पर समर्थन वापस लेते हैं कि प्रमुख सत्ताधारी दल जनता के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। गठबंधन सरकार गिरने से बाहरी समर्थन करने वाले दलों का जनाधार भी कम नहीं होता, क्योंकि वे गठबंधन सरकार की नाकामयाबी के लिए प्रमुख सत्ताधारी दल को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो एक प्रकार से बाहरी समर्थन की राजनीति ने जो है गठबंधन की राजनीति के दुष्प्रभाव को बढ़ावा दिया है। गठबंधन की राजनीति ने राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। छोटे छोटे राज्यों में जहां एक या दो विधायक के समर्थन देने से या समर्थन लेने से सरकार बन जाती है या सरकार गिर जाती है, तो गठबंधन सरकारों में सहयोगी दल हर तरह से अपने राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करते हैं। प्रमुख सत्ताधारी दल पर सहयोगी दल अपना वजूद बनाए रखते हैं, प्रभाव बनाए रखते हैं। प्रमुख सत्ताधारी दल सहयोगी दलों के हर उचित अनुचित दबाव को झेलकर सरकार को बचाने और कार्यकाल पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार देश में गठबंधन सरकारें न तो स्थिर सरकार दे पाती और न ही राजनीतिक पारदर्शिता। गठबंधन की राजनीति ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को नकारात्मक रूप से ज़्यादा प्रभावित किया, जैसे सिद्धांतहीन राजनीति को बढ़ावा दिया। गठबंधन की राजनीति में नकारात्मक प्रभाव नेताओं का सिद्धांतहीन राजनीति को बढ़ावा देना। देश में चुनाव पूर्व गठबंधनों में कुछ सीमा तक दलों की विचारधारा, कार्यक्रमों एवं सिद्धांतों में समानता होती है, लेकिन चुनाव पश्चात गठबंधन तो सहयोगी दल सत्ता सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। चुनाव पश्चात गठबंधन बेमेल और सिद्धांतहीन राजनीति को बढ़ावा देते हैं। 2018 में जम्मू कश्मीर में पीडीपी व भाजपा का गठबंधन एक तरह से दो विपरीत विचारधाराओं व सिद्धांतों का गठबंधन था। कुछ समय के बाद दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। इसी तरह से हरियाणा में 2 अक्टूबर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों ने अलग अलग जो है चुनाव लड़े, एक दूसरे के विरुद्ध जो है चुनाव प्रचार किया, लेकिन चुनाव के पश्चात दोनों राजनीतिक दलों ने मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाई। तो एक प्रकार से स्पष्ट बहुमत के अभाव में राजनीतिक दल सिद्धांतहीन राजनीतिक समझौते करते हैं। इसके साथ साथ जो है गठबंधन की राजनीति से देश में आर्थिक दबाव पड़ता है। बार बार चुनाव से देश की जनता पर आर्थिक जो भार है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो गठबंधन की राजनीति चाहे केंद्र की हो या किसी प्रदेश की हो, बहुत कम सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर पाती हैं, या कार्यकाल पूरा कर पाती हैं तो खींचतान करके कार्यकाल पूरा करती हैं। वास्तव में जो सरकार को करना चाहिए वो कार्य सरकारें पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि सहयोगी दलों का लगातार दबाव झेलना पड़ता है। सहयोगी दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सरकार पर भारी पड़ती है। उदाहरण के लिए केंद्र में 1996, 1998 और 1999 में लगातार लोकसभा चुनाव ने देश के लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ाया। 1998 में एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विश्वास मत हार गई और लगभग 800 करोड़ के करीब चुनाव पर खर्च हुए। तो करोड़ों रुपए खर्चे जो है एक साल के बाद फिर चुनाव हो जाते हैं। इससे आम जनता पर आर्थिक भार पड़ता है। बार बार चुनाव का होना राजनीतिक दलों की छवि को नुकसान पहुंचाता है और जनता को भी चुनाव के प्रति उदासीन करता है। तो ये गठबंधन की राजनीति का एक नकारात्मक प्रभाव है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि गठबंधन की राजनीति क्या है, अलायंस गवर्नमेंट क्या है। गठबंधन की राजनीति के विषय में
भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्वानों की क्या धारणाएं हैं, क्या परिभाषाएं हैं, गठबंधन की राजनीति के भारत में पृष्ठभूमि क्या रही है, इतिहास क्या रहा है, गठबंधन की राजनीति की प्रकृति क्या रही है, लक्षण क्या रहे हैं, गठबंधन की राजनीति ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया है, चाहे राजनीति गठबंधन की राजनीति राज्यों की हो या केंद्र की हो, दोनों ने ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। सकारात्मक प्रभाव बहुत कम पड़े हैं, नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़े हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर जो था गठबंधन की राजनीति, अलायंस गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, तो गठबंधन की सरकार, गठबंधन की राजनीति से संबंधित ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।